Hello students, welcome again on day 18. Today's topic is organic chemistry, general organic chemistry and effects of organic chemistry. In previous section we have studied isomerism and nomenclature only. Okay, अब आज आया है GOC. GOC में जो हम ये जो 5 सेक्शंस हैं उसमें GOC के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और एनी अदर इंटरमीडिएट, सब कुछ इसमें आ जाएगा. ठीक है, तो इन 5 क्लास को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ये, जिससे कि जिस तरह के भी क्वेश्चंस बनेंगे और इनमें से कम 6-7 क्वेश्चन आते हैं बेटा. यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऑर्गेनिक में कि किस कार्बोकेटायन दे दिया जाएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा. आप प्रीवियस नीट के क्वेश्चन देखिए, हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं. तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये सीखना है. इसमें मैंने आपको मिनिमम टाइम में आपको सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है इसमें. ठीक है, तो हम उसको पूरा सीख लेंगे. आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई इट और इसको अप्लाई करके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. तो आज जीओसी के इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन है. तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट. तो जीओसी का फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखिए, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू विच पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड. तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें 2 केसेस बनते हैं, देखिए बच्चे. फर्स्ट, ये सेकंड. ये 2 केसेस हैं. ये कार्बन चेन है, इसमें ए अटैच है, कार्बन चेन है इसमें बी अटैच है. और हम यहां पर कहते हैं ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. यहां पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं कि बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ये मैंने बता दिया. ठीक है, इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन देन इट्स गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. राइट, और ये इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाते हैं अपन. तो इसने जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो नाउ दिस कार्बन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दिस वन. सो ये अपने चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेगा. देन ये प्लस आएगा, इट इज कॉल्ड डेल्टा 2. एंड देन अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा 3. और ये 3 कार्बन एटम तक जाते जाते इंपैक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो 4th कार्बन पर ये अप्लाई नहीं होगा. तो इस तरह से आया बच्चे. इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव वाले में. तो यहां पर क्या होगा, बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो क्या होगा, दिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन. तो इसमें क्या होगा बच्चे, कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज. सो नेगेटिव डेल्टा 2, नेगेटिव डेल्टा 3, इस तरह से होगा. और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. राइट, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव आता है. बाकी तो चार्ज का ये सिंगल बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो ट्रांसफर है, पार्शियल ट्रांसफर है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्शन है बेसिकली, एक को देख के दूसरे में जो इंडक्शन आ रहा है वो है. और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये डेल्टा 1 जो होगा, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है, इसमें हमेशा ये होगा. धीरे धीरे ये इफेक्ट जो होता जाएगा, चार्ज का कम होता जाएगा और फाइनली 3 कार्बन तक आते आते ये क्या हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिस है. ठीक है, तो इसमें 2 तरह के इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे अपन, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई. तो प्लस आई की बात करते हैं. देखिए ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए आप, ताकि ये बार बार अपने को ये ऑर्डर चाहिएगा. तो सबसे ज्यादा देखिए NH माइनस, फिर O माइनस, CO माइनस. वैसे रेयर है, इनका यूज न के बराबर है, आता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी याद रखिए. उसके बाद देखिए एल्काइल ग्रुप है Cr3. जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा या जितने एल्काइल ग्रुप उसमें होंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है. तो 2 एल्काइल है उसके ऊपर जुड़े हुए, इस पे 1 है, ये फिर क्या आ गया, Ct3, CD3 और फाइनली क्या है, CH3. राइट, और फिर TDH, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन. ये ध्यान रखना, ये इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में इस तरह से है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन में अपोजिट होगा, वहां पर HDT होगा, ध्यान रखना है. यहां पर कैसे याद कर सकते हैं कि H का इफेक्ट 0 माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है हाइड्रोजन को. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है. जैसे मैं आपको बता दूं ना, इस तरह के इफेक्ट है ये इथाइल है, ये सपोज मिथाइल है.
तो मिथाइल से ज्यादा किसका होगा? इथाइल का। वो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा। इथाइल से ज्यादा किसका होगा? प्रोपाइल का। प्रोपाइल से ज्यादा किसका होगा? आइसोप्रोपाइल का। जैसे 2 CH3 लगातार इसको है तो ये दोनों इसको दे रहे हैं और फिर ये आगे ट्रांसफर कर रहा है इसे, समझ रहे? तो ये डायरेक्ट ज्यादा आ गया, जबकि यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये से थोड़ा कम होगा। इस तरह से टर्सरी आएगा तो C के ऊपर कितने हैं? 3 CH3 जो दिखाया हुआ था Cr3, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ने से और नंबर बढ़ने से जो होगा प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा? इंक्रीज करेगा। मेनली एल्काइल ग्रुप के लिए काम आता है। TDH को भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो आगे ये चीज काम में आएगी। ये आता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। तो यहां देखिए OR2 प्लस एंड देन NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, इनका रेयर है, इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन यहां से तो मेनली पक्का ध्यान रखना है। NO2 देन CN साइनाइड है, फिर CHO, COH, COX, FCl, BRI, इनको ध्यान रखना है। OH, NH2, फिर एल्काइन, फिर फिनाइल, फिर क्या है? विनाइल। ठीक है, तो इस तरह के इंपैक्ट जो है ये सब ध्यान रखना है। फाइनली लास्ट में H लगा दिया गया था कि H लगाने से तो क्या होता है? इसका क्या होता है? जीरो इंपैक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर आप एक कॉपी में लिख के इनको प्रॉपरली दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करना, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सब में आपको ऑर्डर मैटर करेगा कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद करके रखिए। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा, बेसिक स्ट्रेंथ अलग रखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं इसमें जो होगा किन किन चीजों को अपन कंसीडर कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक डायरेक्टली बात करेंगे तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। आई से बात करेंगे तो माइनस आर आएगा तो वो भी आएगा, माइनस एच होगा तो वो भी सब भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन से वाले आएंगे? प्लस आई वाले। तो प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ इसका अपोजिट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किन किन चीजों को इसके बेस पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ में अपोजिट हो जाएगा, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग जो हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में भी हम बात करेंगे तो प्लस आई वाले क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, और माइनस आई वाले क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो जितना स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे तो ये सब चीजें हैं, कार्बेनाइन का भी देखेंगे, फ्री रेडिकल का भी देखेंगे, ये सब वो चीजें हैं जिनको हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, HC CH3 CH, यहां X हेलोजन है, ये CH2 है, ये COH है, CH3 CH2 CH, और ये भी COH है, यहां X जुड़ा हुआ है। ये हेलोजन सेकंड नंबर पर है, ये हेलोजन थर्ड नंबर पर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या खास बात होती है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है। जितना कम डिस्टेंस होगी, पास में होगा, उतना ज्यादा एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट मोर होगा। ये X हेलोजन है तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। तो माइनस आई मोर होगा, और माइनस आई जब मोर होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चे? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? जितना दूर लिखा हुआ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक स्टेबल इफेक्ट है, डिस्टेंस ओरिएंटेड है, सिग्मा बॉन्ड में एप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया? इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो इन सब चीजों को हम अलग अलग वीडियो में, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा एक अपना वीडियो, पूरा बेसिक स्ट्रेंथ का भी एक है, और फ्री रेडिकल्स या कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का सबका एक अलग वीडियो है। तो अभी इसमें एग्जांपल मत देखिए, इन सब चीजों को हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेंगे? चेक करेंगे। ओके, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको ध्यान रखना है।
सेकंड नंबर पे आता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो हम ये कहते हैं कि व्हेन all the properties of a molecule or any species can't be explained by its one structure, then more than one structures are given, and these all structures are called resonating or canonical structures, and the resultant of these structure is called resonance hybrid। उससे एक कंक्लूजन जो बनेगा उसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। और हम कहते हैं मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर पे क्या करती है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या चीज है, इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, हम बेस्ट एग्जांपल जो ये होता है, सबसे पहले बेंजीन से ही देखते हैं। ये बेंजीन है, केकुले ने दो स्ट्रक्चर दिए थे, ये डबल बॉन्ड जब मूव कर जाएंगे आगे से आगे तो ये कौन सी पोजीशन पे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये इसके दो स्ट्रक्चर माने जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनका जो कंक्लूजन बनेगा ये, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेंजीन में रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, इट मींस देयर इज नो डबल बॉन्ड एंड नो सिंगल बॉन्ड, देयर आर पार्शियल 1.5 बॉन्ड बेसिकली यू कैन से। ठीक है, इस तरह की बॉन्डिंग होगी, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इससे क्या क्या फायदा होता है, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये प्रैक्टिकली वैल्यूज हम याद रखते हैं, ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और अब हम कह रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बेंजीन में अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये होती है 1.399 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए, ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाली है ना डबल बॉन्ड की है, ना इनका एकदम एवरेज है। एवरेज तो कब होता है, जब आप ऐसा मानते हैं कि हाँ एग्जैक्टली इंटरमीडिएट इफेक्ट आएगा, लेकिन इससे ये पता लगता है जब ये 1.44 से भी कम हो गई, इट मीन्स स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है बाय रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो गई है। तो ये रेजोनेंस का इंपैक्ट है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इनमें कोई एटम कहीं भी नहीं जाता है, वहीं रहते हैं सबके सब, पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिमेन सेम, बट जस्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, वो आगे से आगे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अब देखिए बच्चों, एक वर्ड है रेजोनेंस एनर्जी, तो ये क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कोई, ये तो खैर दोनों एक जैसी स्टेबिलिटी है तो कोई भी ले लेंगे, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो बना उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो होता है रेजोनेंस एनर्जी। और ये भी बात ध्यान रखिए, मोर द आर ई रेजोनेंस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। और बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी भी अपन याद कर सकते हैं, ये होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो बेंजीन के लिए तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। बेंजीन के लिए अपने को बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की भी याद कर लिया, कार्बन हाइड्रोजन की भी याद कर सकते हैं 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब बातें थी, ये रेजोनेंस होता है। अभी किस तरह से होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन से स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसके इंपैक्ट एरोमेटिसिटी किस तरह से होता है, वो सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी लोग, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मतलब क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे कोई चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी है पाई पाई कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। देखिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां मूव करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां मूव करेगा, तो ये डबल बॉन्ड इसको अपना चार्ज दे देगा, तो इससे इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके अंदर तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली है बस। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दूसरा बनना वाला था वो किस तरह से बनेगा बच्चों, CH2, इस पे प्लस आ गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, फिर ये डबल हो गया, ये अगेन सिंगल हो गया, फिर ये डबल हो गया, फिर ये सिंगल हो गया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस आ गया। तो इन सब पे पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड था उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड था उसमें सिंगल बॉन्ड आ जाता है। और जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल और डबल बॉन्ड की नहीं होकर उन दोनों के कोई बीच की डबल बॉन्ड लेंथ हो जाती है। ठीक है, पहला केस था। दूसरा केस क्या हो सकता है,
पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन मतलब नेगेटिव माइनस के साथ, ये देखिए माइनस है यहाँ, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, तो ये क्या होगा, या तो यहाँ पे माइनस दिखा दो या इसको आगे ऐसे मूव करा दो तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस तरह से दिखा सकते हैं अपन, ठीक है। पाई पॉजिटिव सेम वही है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव किया, तो यहाँ प्लस हट गया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ये पाई किस किस में कॉन्जुगेशन हो गया, तीन बातें बता चुका हूं मैं आपको कि डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन हो, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन हो, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में, यानी पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस होता है, यहां इनके बीच में भी क्या हो, कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अब देखिए बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं क्या रेजोनेंस होगा, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये यहां मूव करेगा तो यहां कुछ है ही नहीं, तो यहां मूव कर दे, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह का जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, मतलब दो डबल बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं होंगे तो रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस हमेशा कॉन्जुगेशन रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो किसी के बीच में हो, वो सारे कंडीशंस में आपको बता रहा हूं किस किस के बीच में हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बीच में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो पाई और लॉन पेयर कॉन्जुगेशन, जैसे पाई और नेगेटिव में कॉन्जुगेशन था वैसे लॉन पेयर का कॉन्जुगेशन है। देखो बच्चे, ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये चार्ज यहां दे देगा, या फिर इस तरह से दिखा सकते हो, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, तो इस एक्स पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां C(H2) पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये इस तरह का भी हो सकता है। तो देखिए, और इसी तरह के रेजोनेंस आप पढ़ते हैं इनमें, जैसे डायरेक्टिंग इफेक्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको देख रहे हैं। ये फिनॉल है मान लो, तो फिनॉल में रेजोनेंस बताना है, तो ये यहां पर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड अपना चार्ज यहां देगा, ये तो बोर्ड लेवल पे आपने अच्छे से करे हुए होते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इस ओ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड की जगह माइनस आ गया, तो ये डबल बॉन्ड मेंटेन रहेंगे। दिस टाइम कॉन्जुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपना इस पे देगा, तो इस बार कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड हो गए, इसको अभी वैसे का वैसे रखना है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या आ गया, थर्ड। उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज यहां बॉन्ड बनाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव ले आएगा, यहां माइनस आ गया, और ये OH सेम रहेगा, ये फोर्थ है। लास्ट, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये बाहर आ गया, तो ये वापस वही लॉन पेयर आ गया, और इस बार ये आ गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा, स्टेबिलिटी भी उसकी सेम होगी, बस आप चेक करिए, लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ में जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो अल्टरनेट मूव कर चुकी होगी, जैसे बेंजीन नॉर्मल में दिखाते थे। यहां देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन पे थे, तो यहाँ 2 4 और 6 वाली कंडीशंस पे है। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं किसके, फिनॉल के। इसी तरह एनिलीन के बन सकते हैं, विड्रॉइंग होंगे -R से होंगे, तो उसके भी ऐसे ही 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो लॉन पेयर और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में जो कॉन्जुगेशन था उसके ये एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए फिफ्थ, पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, बेसिकली ध्यान दीजिए, यहां माइनस है और इसके पास डी के पास क्या है, Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इस तरह का रेजोनेंस हो सकता है। तो ये क्या दिखा सकते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और Cl पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये केस है जब इसके पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। अगर यहाँ F होता तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि F के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान करिए, इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको एक। और लास्ट केस है एक और, कि पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया जाता है, तो इससे वापस एक इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाता है, तो इस तरह का बनेगा। इसमें देखो CH2 यहां डॉट आ जाएगा और डबल बॉन्ड इस बार यहां आ गया। तो ऐसे केस में भी क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल में भी रेजोनेंस होता है, ये काम आएगा। तो हम फ्री रेडिकल के बारे में काफी चीजें पढ़ेंगे, तब ये भी एक चीज काम में लेंगे। तो ये वो कंडीशंस हैं जिससे रेजोनेंस होता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल, दैट इज नन ऑफ द एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल,
ठीक है ना। तो कोशिश क्या करना होता है कि सभी लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो लुईस स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कराना। जैसे सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट है तो 8 की बजाय उससे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर देने। कम तो फिर भी आ सकता है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये NH3 था, N पे यहाँ प्लस था। तो अगर आप ये इस तरह से करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो N की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 and 2 5। तो इसके पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 10, जो कि सेकंड पीरियड में 10 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं। तो कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, अपनी वैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। को वैलेंसी 4 हो सकती है लेकिन 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 होते ही उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कितना हो गया, सीधा 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का रेजोनेंस अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको बच्चों, यही ऐसे लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लिखा होता बच्चे क्या, PS3, ठीक। तो अगर ये PS3 लिखा हुआ है तो क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड PS3। तो इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का नहीं है फास्फोरस, ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फिर आराम से ये रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आप ध्यान रखना, सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट का एक्सपेंशन करके इसमें पॉसिबल नहीं कर पाएंगे ऐसा। ऑल स्ट्रक्चर मस्ट हैव इक्वल नेट चार्ज। एक देखिए, हाँ इसमें तो खैर कोई चार्ज नहीं है। मान लो अगर यहाँ प्लस होता, वहां प्लस होता, तो प्लस, जैसे यहाँ देखिए एक प्लस है, इसमें भी एक प्लस है, एक प्लस माइनस होगा तो उसमें भी एक प्लस माइनस होगा। मतलब नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड लॉन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, चार्ज सेम रहता है। और एक बात, सभी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो कभी नहीं बदलती है। इसमें सिर्फ डीलोकलाइज कौन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। जैसे यहां से क्या मूव किया है, ये यहां मूव किया तो ये यहां मूव कर गया, तो यहां कोई चार्ज नहीं था, नेट में 0, तो यहां पे प्लस और माइनस है तो ये भी नेट में क्या होगा, 0। किसी एलिमेंट की पोजीशन नहीं बदलती, नेट चार्ज वही रहता है। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, उनका सम जो होता है वो भी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। और लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो कराया जाता है। ये रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। If more than one lone pair present in one conjugate position, then only one lone pair involved in the। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने ये लिया, क्या नाम होता है, फ्यूरान। तो यहां पर देखिए 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इस तरह से। देखो बच्चे, ये O पर क्या आएगा, एक तो लॉन पेयर बना रहेगा, एक क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये यहाँ क्या आ गया, माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। फिर क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस तरह से कंटिन्यूएशन में इनके वही 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फ्यूरान में भी थायोफिन हो सकता था, यहाँ ऐसा होता, उसमें भी ऐसा ही होता। तो कहने का मतलब अगर 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है तो उनमें से एक ही पार्टिसिपेट करता है। और एरोमेटिसिटी में देखेंगे अपन 2 पाई 2 पाई एंड 2 पाई, तो कितने होंगे, 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, बिकॉज एक ही लॉन पेयर पार्टिसिपेट किया है। ये जो लॉन पेयर है इनमें से एक कोई भी, उसको क्या कहेंगे अपन, लोकलाइज्ड है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ध्यान रखना है। इसीलिए इसको अपन बाद में देखेंगे, एरोमेटिक हो गई। ऐसा ही एक केस और आता है, देखिए पाइरिडीन होता है एक। इसमें भी देखिए, इसमें बच्चों कितने माने जाते हैं, 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से माने जाते हैं। मतलब ये रेजोनेंस इनमें ही होता है। तो मैं आपको अभी बता दूं, जब 2 लॉन पेयर होते हैं उनमें से एक लॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो आप ध्यान रखिए, जब एक लॉन पेयर और एक डबल बॉन्ड एक साथ हो तो उनमें से सिर्फ बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये लॉन पेयर कौन सी कैटेगरी में आ गया, अगेन लोकलाइज्ड। तो अपन 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वही पाई इलेक्ट्रॉन्स में काम में आएगा, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऑल एज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, पहले बता दिया मैंने आपको। बट द स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमिलरली स्टेबल। इफ द स्टेबिलिटी इज डिफरेंट देन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सबकी सिमिलरिटी दो मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, दोनों का अगर सिमिलर स्टेबिलिटी है तब तो उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर दोनों स्टेबल नहीं है
एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल वाले का कंट्रीब्यूशन जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। ऐसा एग्जांपल देखिए, देखो ये एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड है, इसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो ये यहां आएगा तो ये यहां आ जाएगा, ऐसा बना। ये है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये और ये अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ऐसे देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस की बात करेंगे, ऐसा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन ले लिया मैंने इस बार, तो ये माइनस यहां आएगा तो ये यहां जाएगा, तो इधर सॉरी पहले से डबल बॉन्ड इधर था ना, तो यहां तो क्या हो जाएगा बच्चे, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये थर्ड सेकंड बोलिए, और ये फर्स्ट, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो तो कैसा बनेगा बच्चों, इस तरह का बनेगा जिसपे नेगेटिव चार्ज जो होंगे सेम होंगे, तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, सो बॉन्ड लेंथ वगैरह सब सेम है, इस सीओ की इस सीओ की, और इसका जो मैं आपको बता दूं बॉन्ड ऑर्डर भी जो है सीओ वो कितना होगा 1.5, ये 1 था ये 2 था, तो इनका एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजोनेंस में बिल्कुल हाफ हो जाता है उनका। लेकिन इसमें जब बनेगा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, ये डॉट 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 आएगा, तो यहां पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए बच्चों। तो ये इस तरह का जब बनेगा तो इसमें ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एग्जैक्ट 1.5 नहीं होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो अब दो स्ट्रक्चर है आपके पास, इसमें एक पे तो चार्जेस है, एक पे विदाउट चार्ज है, तो विदाउट चार्ज वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा क्या माना जाता है, चार्ज नॉन पोलर जो होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल माना जाता है, तो इसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, इसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, तो ये डबल बॉन्ड जो था वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, यानी इस वाले बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, इस वाले बॉन्ड में क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बता दूं, ये तो क्या होगा लेस देन 1.5 होगा, और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बच्चों क्या होगा मोर देन 1.5 होगा। आपको यही बात नोटिस करनी थी। तो अगर इन चारों के अंदर अगर वो पूछे कि किसमें सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो क्या आंसर देंगे, तो जैसे मैंने कहा ये वाली कौन सी है, ए है, ये कौन सी है, बी है, और ये कौन सी है, दोनों सी डी सी में, तो सी और डी बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी, सेम होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम है 1.5 से कम है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो 1.5 से कम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो हम कहेंगे ए बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.5 से भी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि जब कोई भी रेजोनेंस होता है तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर, क्लियर। तो मोर ये ज्यादा स्टेबल था इन दोनों में, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर थे, इसमें सिंगल थे, तो ये डबल बॉन्ड इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 के पास में होगा, यानी 1.5 से थोड़ा ज्यादा, और इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे तो ये लेस देन हो गया। उसके बेस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान करेंगे रेजोनेंस में। अब देखिए एक बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए आएंगे, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, तो मैं आपको प्रॉपर चीज सिखा रहा हूं, 3 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं तुरंत उसमें देखने लग जाते हैं किस पे प्लस दूर है, माइनस दूर है, किस पे प्लस माइनस, नो ये वे नहीं है। पहले आप रूल पढ़िए। सबसे पहली बात कि नॉन चार्ज स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन, अभी बताया था मैंने आपको, जिन स्पीसीज पे चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, जिस पे चार्ज होगा, क्लियर। दूसरा देखिए स्पीसीज इन विच ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल, जिनमें लुईस का फॉर्मूला काम कर रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। लेकिन इससे कम समझ में आएगा, ये ज्यादा आएगा। ये दोनों एक ही तरीका है। ये जो फर्स्ट 3 रूल्स हैं 1 2 3 ये डोमिनेटिंग है, पहले आपको इन्हीं को चेक करना है, सीधा 4th और 5th को नहीं देखना है। अगर 1 2 3 नहीं एप्लीकेबल है देन ही हम क्या करेंगे 4 और 5 को पढ़ेंगे, याद रखना। तो फर्स्ट अप्लाई 1 2 3,
थर्ड और सेकंड एक ही बात है, आप चाहिए गिन सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स का नंबर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कोवेलेंट बॉन्ड उसी में ज्यादा होंगे बच्चे जिसमें ऑक्टेट वगैरह प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे होंगे। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी कई बार क्या होता है, कम होते हैं। तो आपको इन दोनों में से इससे समझ में आ जाएगा, और नॉन चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, अब इनसे अपन समझा नहीं पा रहे हैं, इनसे नहीं बात बन रही है, बॉन्ड भी सेम है, चार्ज भी दोनों में, एक में प्लस माइनस एक में प्लस माइनस सेम है, तब अपन 1 2 3 से अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि विच वन इज मोर स्टेबल। देन वी शुड अप्लाई रूल नंबर 4 एंड 5। तो 5 और 4 देखिए, ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस, जैसे प्लस प्लस है और एक माइनस माइनस है, तो ये जितना ज्यादा दूर होंगे, या क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्ज, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस, या तो अपोजिट पास में आ जाए या फिर सिमिलर दूर। नेचुरल बात है, सिमिलर चार्ज दूर होंगे या अपोजिट चार्ज पास में होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्लस माइनस है तो पास में होना चाहिए, और प्लस प्लस है तो थोड़े दूर होने चाहिए, तब ज्यादा स्टेबल होगी। ये तो क्लियर है। और दूसरी एक लास्ट बात, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन है, अगर माइनस लगाना है तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव लेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे ज्यादा होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन में अगर पॉजिटिव है तो वो किस पे आना चाहिए, कार्बन पे आना चाहिए। ये आपका एक वे बता दिया मैंने, इनको अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन करना है। देखिए मैंने आपके लिए एक पेज लाया है जिसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, देखिए, ये एसिटिक एसिड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको गिवन होंगे। एंड डी, ऐसे ये ए बी सी डी 4 स्ट्रक्चर की बनोगे। मैं कह रहा हूं 2 एग्जांपल करा रहा हूं, 2 से समझ लेना, क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट थे। मैंने तो बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई 1 2 3, बस उनसे चेक कर लेंगे, पता नहीं लगेगा देन वी शुड गो फॉर 4 एंड 5, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ध्यान देना। तो आप देखिए इनमें से इस पे प्लस माइनस है, इस पे प्लस माइनस है, इस पे प्लस माइनस, इस पे नहीं है, तो मैंने कोई डिसाइड करने में मुझे जोर नहीं आएगा कि द स्ट्रक्चर ए इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, बिकॉज कोई चार्ज नहीं है उस पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है, रूल नंबर 1 अप्लाई किया मैंने। अब देखिए प्लस माइनस सब में सेम है। अब क्या आता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनेंगे या ऑक्टेट इनकम्प्लीट देखेंगे। इनकम्प्लीट वाला देखना थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिनिए। देखिए CH3 कॉमन है तो मत गिनिए ना, तो 1 2 3 4, क्योंकि बाकी सब बॉन्ड तो है। यहां क्या होगा 1 2 3, और यहां पर भी क्या होगा 1 2 3, बाकी OH बॉन्ड उसमें भी है, CH3 उसमें भी, सब में वो तो इसमें बॉन्ड ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया D। ओके, अब देखो बच्चों, अगर आप रूल नंबर 4 5 पे जाते तो ये प्लस माइनस दूर है, इसे प्लस माइनस पास है, तो वो ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थे, लेकिन नहीं बचे। 1 2 3 रूल जो है, या 1 और 3 दो ही मान लीजिए आप, उनको आपको प्रॉपरली देखना है। पहले 1 और 3 को आपने देख लिया, उनसे नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे अब देखिए बी और सी दोनों एग्जाम्पल है, बॉन्ड भी सेम है, चार्ज भी है, ऑक्टेट भी अगर बात करें तो इसका इनकम्प्लीट है, तो यहां ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है, तो 1 2 3 से नहीं हो पा रहा है, तब अपन 4th और 5th पे जाएंगे। ये बात नोटिस रखना कि डोमिनेटिंग रूल्स आर 1 2 3 देन 4 5, इफ 1 2 3 नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पर 1 2 3 से काम नहीं चल रहा है, तो प्लस माइनस की डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस सेम है, दोनों की सेम है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब आप क्या चेक करेंगे कि प्लस किस पर है, तो प्लस कार्बन पर है, ऑक्सीजन पे माइनस है। यहां पर कार्बन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे प्लस है, तो कौन सा बेटर लग रहा है, ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए, कार्बन पे प्लस होना चाहिए, तो ये वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स नेगेटिव चार्ज, तो बी इसमें उससे ज्यादा हो गया, और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया, सी। इस तरह से आंसर करने होते हैं, राइट। तो प्रॉपर वे है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन 2। बहुत ज्यादा एग्जांपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो। मैंने जो रूल्स लिखाए हैं वो अल्टीमेट रूल्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन करके देखना, सारे क्वेश्चन उससे आएंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस, इस पे माइनस। ये दो स्ट्रक्चर हैं A और B, इनमें से बोला जा रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखिए बच्चों, CH2 C बॉन्ड कितने हैं 3, यहां पर भी बॉन्ड कितने हैं 3, सब वही रूल है, दोनों में चार्ज है, दोनों में चार्ज है, दोनों में बॉन्ड सेम है, दोनों में ऑक्टेट किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। तो फिर रूल नंबर 4 5 पे आएंगे तो अपन देखेंगे चार्ज, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, इसमें माइनस चार्ज किस पे है कार्बन पे, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा A to B। आप करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपसे अपने आप हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो रेजोनेंस के अंदर ही पढ़ना होता है, एरोमेटिसिटी। इसमें जरूर क्वेश्चन आता है, 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक, ठीक। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इनकी स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है एरोमेटिक, फिर कौन सा होता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट वाला कौन सा होता है एंटी एरोमेटिक। ये तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करता हूं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, और इनके अलावा जो भी होंगे ऑल आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। तो पहली कंडीशन है साइक्लिक एंड प्लेनर। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना, यहां पर भी साइक्लिक और प्लेनर। देखिए बच्चों, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों में साइक्लिक होना जरूरी है और दोनों में क्या जरूरी है प्लेनर होना जरूरी है, नो प्रॉब्लम। और तीसरा रूल क्या है, तीसरा ये है, इसमें लिखा है फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल का मतलब क्या है कि दे मस्ट हैव 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0 रखता है तो कितना आता है 2 पाई, 1 रखता है तो क्या आता है 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई एंड सो ऑन। इसमें ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हकल्स रूल है, ठीक है। और ये एंटी एरोमेटिक में बात करेंगे तो मस्ट हैव 4n पाई, तो n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ गया 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई एंड सो ऑन। तो ये एंटी एरोमेटिक होंगे, और एंड ऑल अदर आर कॉल्ड एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। चलो मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिए, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल, और कुछ एक पेज पे हम अपनी तरफ से लिखेंगे कुछ एग्जांपल। ये देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो बताऊं मैं आपको, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए देखिए, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब कितना पाई होता है 2 पाई। एक लॉन पेयर है उसका मतलब भी कितना होता है 2 पाई। एक डबल बॉन्ड है उसका मतलब भी कितना होता है 2 पाई। आपको ये ध्यान रखना है बस। और रिंग के अंदर के ही काउंट करेंगे, सिर्फ रिंग के बाहर वाले डबल बॉन्ड काउंट नहीं होंगे। लॉन पेयर काउंट हो सकता है अगर वो रेजोनेंस में या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, काउंट करता है। देखिए यहां देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है तो ये प्लस यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये क्या हो सकता है डबल बॉन्ड आगे से आगे मूव कर सकता है, तो कॉन्जुगेशन में तो है, तो हम क्या कहेंगे कितने हैं 4 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 2 पाई, 4 गलत बोल दिया मैंने, एक ही डबल बॉन्ड है ना 2 पाई, तो 2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन में है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम क्या कहेंगे इट इज एरोमेटिक। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई वाले एरोमेटिक होते हैं। सेकंड नंबर पे आइए, ये देखिए नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का ऐसे हो सकता है, बेंजीन में क्या होता है 2 4 6 पाई होता है, तो बेंजीन तो होता ही है, बेंजीन की 2 रिंग जुड़ी हुई है, नेफ्थलीन बोलते हैं इसको। तो नेफ्थलीन में कितने हैं देखिए 10 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 पाई भी एरोमेटिक की कंडीशन में आता है, तो एरोमेटिक को मैं ऐसे टिक करूंगा, ठीक है ना। तो ये भी कैसा हो गया बच्चों एरोमेटिक। यहां देखिए 2 and 2 ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो है, सभी sp2 है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन 2 and 2 कितने होते हैं 4 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको बच्चे कौन सा बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। इसको क्या कैटेगरी में लेंगे अपन एंटी एरोमेटिक। ये लिया, ये 3 रिंग जुड़ी होती है एंथ्रासीन, ठीक है 2 4 6 10 और ये कितने हो गए 14 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी बच्चों कैसा होगा 14 पाई वाला भी कैसा होता है एरोमेटिक, तो इसको मैंने टिक कर दिया। ये लीजिए और एक ये लीजिए पाइरिडीन, अभी अभी बताया था मैंने आपको कि जब एक डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर दोनों होते हैं किसी एटम पर तो सिर्फ डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 4 6, तो इसमें बेटा 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और 6 पाई डीलोकलाइज्ड होंगे तो ये कैसा होगा एरोमेटिक। ये जो लॉन पेयर है ये कैसा माना जाएगा लोकलाइज्ड माना जाएगा, मतलब ये लॉन पेयर
कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो पायरिडीन जो होता है वो भी कैसा होता है, इसका एग्जांपल का नाम है पायरिडीन, तो ये भी कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अब ये क्या है देखिए, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कॉन्जुगेशन में है सब, देखिए एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, प्लस साइक्लिक है, ठीक है। तो काउंट करिए 2 4 6 एंड 8 पाई है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, 8 या उससे ज्यादा वाली एन्युलिन जो हो गया, एन्युलिन मतलब क्या होता है, जिनमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं और वो रिंग 2 ही एंड होते हैं, जिसके इस तरह के नहीं होने चाहिए, ये खाली होता है यहां से, ठीक है, तो उनको एन्युलिन बोलते हैं। तो ये है एन्युलिन्स। तो 8 पाई वाला ये बच्चों कैसे शेप ले लेता है, एक टब शेप लेकर ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर हो जाएगा तो ये ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी होगा, इसको बोलेंगे अपन नॉन एरोमेटिक। याद रखना ये स्पेशल एग्जांपल है, ये एक टब शेप ले लेता है, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इसकी यूटिलिटी नहीं है उस चीज की। ये इस तरह से टब शेप ले लेता है, ठीक है। तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं माना जाएगा, और नॉन प्लेनर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो एरोमेटिसिटी भी नहीं होगी, ये स्पेशली याद रखना है। ये देखिए एक पेज आप अपन ने अपने ले रखा है, 6 एग्जांपल आप कर चुके हैं, तो 7th एग्जांपल आप देखें, इस तरह का एग्जांपल आएगा। देखो बच्चे ऐसे लिखा रहेगा प्लस, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए इसका क्या मतलब है। ऐसे प्लस और ऐसे सर्कल बनाया हुआ है डॉट 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 से, तो इसका मतलब होगा कि ये एक साइक्लो प्रोपेन का साइक्लो प्रोपाइल या कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, एक क्या चीज है, प्लस चार्जेस में कॉन्जुगेशन है। तो ये कॉन्जुगेशन है तो ये बॉन्ड यहां आ सकता है ना, तो इसमें कितने हो गए, 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 पाई डीलोकलाइज होते ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो 7th को भी आप टिक कर दीजिए, ये एक एरोमेटिक का एग्जांपल होगा। 8th ये है, एक 9 एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल है। 10th एग्जांपल लीजिए, ऐसे। यहां देखो बच्चे, ये 2 4, यहां 2 4 और 2 6, ये तो सही है, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो कैसा हो गया बच्चों, एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहां पर देखिए 4 पाई है, तो 4 पाई है तो क्या एंटी हो गई, साइक्लिक है, 4 पाई है। लेकिन 4 पाई में देखिए ना आप कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये डबल बॉन्ड इधर से तो है लेकिन इधर से 2 का गैप है, तो ये कार्बन जो है वो कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर है, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। तो बच्चों ये कैसा वाला एग्जांपल होगा, ये नॉन एरोमेटिक की कंडीशन में आएगा, राइट, क्योंकि उसके लिए सारे कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। कोई कॉन्जुगेशन में तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसको भी अपन sp2 ही मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यहां देखिए 2 4, ये कॉन्जुगेशन में तो है सब, तो यहां 4 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाला हो गया बच्चे एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गया एंटी एरोमेटिक का। इन कंडीशंस को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। एक दो एग्जांपल और ले लीजिए, ये क्या आता है, ट्रफोलियन आयन, 2 4 6 कॉन्जुगेशन में सारे के सारे, तो 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसा हो गया बच्चों, ये भी एरोमेटिक हो गया, इसको भी टिक कर दीजिए। एक मैं आपको एनुलिन बता रहा था ना अभी, जैसे 4 की बताई वैसे 10 की एनुलिन ऐसे होती है, नेफ्लिन में तो ये अटैच होता है, ये ऐसे होगा इस तरह की, ये 10। तो यहां देखिए बच्चों ये भी कैसा माना गया है, ये भी कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, एच रिपल्सन की वजह से माना जाता है इसको नॉन प्लेनर। और ये भी कैसा होगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक होगा। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन ये कैसा माना जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एक देखिए अब यहां मिस्टेक हो जाती है बच्चों ऐसे, तो बच्चा देखता है 6 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है और तुरंत वो उसे जल्दी में क्या कर देता है, एरोमेटिक। लेकिन ये भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों, बिकॉज साइक्लिक नहीं है बच्चों, प्लेनर तो है, 6 पाई डीलोकलाइज्ड भी है लेकिन कैसा नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो साइक्लिक
तो पहली कंडीशन होती है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो आप ध्यान कर लीजिए कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक होता है और कौन एंटी एरोमेटिक होता है। अब मैंने जो पढ़ाया है उसके बेस पे आप किसी को भी आराम से कंसिडर कर पाएंगे। ऑर्डर ऑफ सी एन बॉन्ड लेंथ, रेजोनेंस की कुछ एप्लीकेशन है जिससे आता है। यहां देखिए बच्चों, ये लॉन पेयर है, ये यहां आता है, ये यहां पर आया, ये यहां, तो इसमें काफी सारे रेजोनेंस है। देखिए लीनियर रेजोनेंस बोलते हैं इसे। ये यहां पर आया, ये यहां पे देना पड़ेगा चार्ज, ये कम रेजोनेंस है, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो आप देखिए रेजोनेंस होने से कौन से करेक्टर आ रहे थे इस बॉन्ड में, सी एन बॉन्ड में? पहले सिंगल था, रेजोनेंस होने से उसमें कौन से करेक्टर आ रहे हैं? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। तो डबल बॉन्ड करेक्टर जितने ज्यादा आएंगे उतना ही क्या होगा बच्चे? कम स्टेबिलिटी होगी, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, कम बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट में बॉन्ड लेंथ जो होगी सबसे छोटी होगी, फिर क्या होगा? बी, और सी में तो प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है? हमेशा लार्जर होती है। तो इस तरह से अपन कर देंगे। सेम क्वेश्चन वापस, इससे कोई कंक्लूड मत करिए, ये मत सोचिए कि रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, ऐसा कोई कंक्लूजन मत बनाइए, ठीक है? वो केस है, यहां सिंगल बॉन्ड था तो रेजोनेंस के बाद डबल हो रहा था, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। अभी एक और एग्जांपल लिया मैंने इसका अपोजिट। देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, इस बार सी डबल बॉन्ड ओ है पहले से। देखो ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां, लीनियर रेजोनेंस है, काफी सारा रेजोनेंस है। यहां पर थोड़ा उससे कम रेजोनेंस है, और इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है। तो ये तो क्या रहेगा? प्योर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, तो उसमें बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डबल बॉन्ड वाली होगी। जबकि इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना। तो अब हम कहेंगे कि जो 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। प्योर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो देखिए रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ भी जाती है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम भी हो जाती है, डिपेंड्स। पहले से डबल बॉन्ड है जब, तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने से, और पहले से अगर सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड करेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। दोनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिए हैं कि ताकि कोई कंक्लूजन नहीं बनाए अपन। ओके, नेक्स्ट आता देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस नाथन बेकन इफेक्ट है ये, ठीक है ना? तो बेटा नाथन बेकर इफेक्ट में देखिए इसमें फर्क क्या होता है, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां पर कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। CH बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करेंगे, वही sp2 वाली कंडीशन सारी वही है, बस इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतना ही ज्यादा रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। मेनली एल्कीन और कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इसके बेसिस पे अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ठीक है? चेक करो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से। देखो बच्चों, एक तो ऑर्डर याद रखना, ये इंडक्टिव का उल्टा होता है। इंडक्टिव में H का कम होता है, D का ज्यादा, T का ज्यादा, इसमें उल्टा होता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में देखो ये बेटा, ये CH बॉन्ड होता है, ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां आ गया तो यहां माइनस आ गया, ये बॉन्ड हट गया, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। फिर ये बॉन्ड यहां आ गया तो यहां बॉन्ड हट गया, फिर ये यहां आ गया तो क्या हो गया? यहां पर हट गया। समझ में आ गया आपको सारा बात? तो इस तरह से जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? उस एल्कीन या उस कोई भी स्टेबिलिटी होगी, कोई भी कार्बोकेटायन होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है? और ये डिपेंड करेगा किस पर? अल्फा हाइड्रोजन पे। तो इसीलिए अपन कार्बोकेटायन की और एल्कीन की स्टेबिलिटी जनरली अल्फा हाइड्रोजन से देख लेते हैं कि मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबिलिटी। ओके, तो इसके बेस पे आपको बताना है। दो तरह के हैं, तो पॉजिटिव अभी बताया मैंने, ये होगा तो इसमें क्या होगा बच्चे? देखो ये C, ये H तो ऐसे थे, ये यहां पर प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड नहीं दिखाना है, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो गया तो ये बॉन्ड यहां पर क्या दे दिया? माइनस, बस। अब सेम रेजोनेंस की तरह चलता है, ये माइनस यहां आएगा, ये यहां जाएगा, जो स्ट्रक्चर हमने पहले बनाए थे ठीक उसी तरह होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी प्लस H। प्लस H वही होता है जिससे प्लस R होता है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्लस है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेसिकली, तो सिग्मा बॉन्ड अंदर जा रहा है। इसका एक अपोजिट एग्जाम्पल बहुत रेयर होता है, रिवर्स या नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत रेयर है। वो कब होगा? जब यहां C के ऊपर जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, ClF वगैरह, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? ये 2 Cl तो ऐसे कैसे रहेंगे? यहां कोई बॉन्ड नहीं आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा बच्चों? प्लस। इस तरह से इस प्लस को खत्म करने के लिए बाद में ये आएगा यहाँ प्लस,
वही मूवमेंट चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं, जब बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, विड्रॉ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, जो वेरी रेयर है। ठीक है, किस किस की स्टेबिलिटी बता सकते हैं अपन? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आप देखिए ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये है, ये है। तो इसमें देखो कैसे होगा, इसका एक एच यहां आएगा, ये करेगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन गिन लिया करो। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बच्चों? 0। अल्फा हाइड्रोजन निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों? जो डबल बॉन्ड है उन कार्बन को आप क्या कर दो, सर्कल में कर दो, उसके पास वाला पहला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता है। तो ये कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? ये 3 और 3 6 हो गए। इसमें कितने होंगे बेटा? 3 6 9 और 12। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो 4 3 2 और 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बिकॉज जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ही ज्यादा उस एल्कीन की क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। क्लियर सा मैसेज है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये सब आगे टॉपिक आएगा जब तो वापस आएगा। देखिए यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां इससे जुड़े हुए कितने हैं? 3। प्लस वाले कार्बन पर जो जुड़े हुए हैं ये और ये देखिए कितने 6, और यहां कितने हैं? 9। सो जितने ज्यादा है उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये सुपर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये कौन सा है बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी सेम फ्री रेडिकल में भी होता है। 0 मतलब सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सेम वैसे ही अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में देखिए हम बात करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ये क्या कर सकता है? एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, बाकी अपन जब एक बार प्लस आर माइनस आर पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में तब आएगा सब कुछ। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। यहां पर है बच्चों CH2 CH3। थर्ड एग्जांपल है CH CH3 हॉट ट्वाइस, और लास्ट एग्जांपल है C CH3 हॉट थ्राइस। तो यहां देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, यहां 2, यहां 1, यहां 0। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी कौन सा वाला? प्लस H। प्लस H से क्या होगा? इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी बच्चों इन ABCD में किस तरह से होगी? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो A B C, और इसमें क्या होगा? इसमें तो है ही नहीं, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस I। इसमें प्लस H हो सकता है, इसमें प्लस H हो सकता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 1 है, लेकिन उसमें नहीं है तो उसमें प्लस I से है, इंपैक्ट तो वही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी बढ़ाएगा, इस तरह से आएगा। तो ये भी अपन आगे चैप्टर में जब आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इनको भी अपन देखेंगे। 2 चीजों को रिलेट करता हूं मैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, एक तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक हीट ऑफ कंबशन। अक्सर क्वेश्चन आते हैं इन पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो बच्चे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यू कैन इजीली वॉच, हाउ कैन? बाय द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और बाय द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो आपके डिसाइड कर लिया है, कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए बच्चों एप्लीकेशन, सॉरी ये कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो बना दिया है लेकिन हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा सा एक क्लॉज है। देखो एप्लीकेबल फॉर ऑल द नॉन आइसोमेरिक एल्कीन्स। नॉन आइसोमेरिक एल्कीन पे तो हमेशा एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने कहा कि किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी। नॉन आइसोमेरिक इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, आइसोमर्स तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। तो ऐसा है बच्चों, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अगर बात करें डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे, ये अगर A है और ये B है तो आंसर इस बार होगा AB, क्योंकि लेस स्टेबल जो एल्कीन होगी उसका हाइड्रोजनेशन इजीली होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप थर्मोडायनेमिक्स से मैंने समझा दिया पूरा, सब समझते हैं ना कैसा होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूं आपको कि कोई भी एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसके 1 मोल के लिए ये, तो इसका 1 मोल होना चाहिए। अगर एल्काइन है तो या 2H2 काम आएगा, तब वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, क्योंकि कंपाउंड के 1 मोल को अनसैचुरेशन को कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहां देखिए ये हो गया,
पहला पॉइंट। एप्लीकेबल फॉर ऑल द आइसोमेरिक एल्कीन, लेकिन देखो बेटा नॉन आइसोमेरिक के लिए तो एप्लीकेबल है, आइसोमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उन आइसोमर पे एप्लीकेबल है विच गिव सिमिलर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर दो एल्कीन है जिनके हाइड्रोजनेशन से सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर आप यही चीज लगा सकते हैं उस पर। अभी इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे बताता हूं मैं आपको। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोर पाई बॉन्ड। हाँ बच्चों, एक में एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एक में दो डबल बॉन्ड है, तो फिर अप्लाई नहीं होगा। फिर अपना सीधा सा है मोर द डबल बॉन्ड्स मोर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे देखो कोई बोलता है ये एक एल्कीन है, ये दो डबल बॉन्ड है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा किसकी ज्यादा होगी? जिसमें डबल बॉन्ड क्या होंगे? ज्यादा होंगे। वो क्लियर है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। फिर इस कॉन्सेप्ट को काम में नहीं ले सकते। तीन डबल बॉन्ड होंगे तो उसका फिर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, तो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूं। ए, ये इस तरह का एग्जांपल बनाता हूं, देखो मैं आपके लिए एक। ये मैंने लिखवाया नहीं जानबूझ के, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं प्रॉपरली। यहां डबल बॉन्ड यहां पर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है। तो आपको पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजन किसकी ज्यादा होगी? सबसे पहले देखिए क्या ये आइसोमर्स हैं? हाँ बिल्कुल ये आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है ये रूल। लेकिन हाइड्रोजनेशन कीजिए, H2 लगाएंगे तो यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, H, तो डबल बॉन्ड सब जगह से हटा दो तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वो आइसोमर्स हैं विच गिव सिमिलर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोजनेशन। सबके सब सारे के सारे सेम दे रहे हैं, तो वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट कि मोर द स्टेबिलिटी लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अब आप इस स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किससे देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन देखा करो बेटा, एल्कीन में सीधा तरीका है। तो देखो यहां डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को अगर आपने काम किया तो ये एक कार्बन जिसमें 3 H है और इस कार्बन पे 1 H है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। एक यहां पर है, 3 वहां थे। ये डबल बॉन्ड यहां होगा तो देखो बच्चों 2 4 और ये 6 कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 10। बेटा ऐसे देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन देखने का ये तरीका होता है। यहां डबल बॉन्ड है, इसको गोले में कर दो, इसके पास जितने भी कार्बन है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ऐसे देखा जाता है। तो डबल बॉन्ड के पास जो भी कार्बन होंगे उससे जुड़े होंगे वो अल्फा कार्बन होते हैं। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, तो एक तो ये पोजीशन हो गई, यहां पर ये पोजीशन और ये पोजीशन हुई थी ना, और कौन सी हो गई? एक ये पोजीशन हो गई और एक ये पोजीशन हो गई सिर्फ। ठीक, तो 2 4 और एक यहां है, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने बचे? 5। लास्ट इसमें देखिए ये 2 और ये 1, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 3। So on the basis of alpha hydrogen, we can define the stability of alkene. तो which alkene is most stable? This one. तो जो most stable होगी उसके लिए डेल्टा H हाइड्रोजनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे कम होगी। तो जो स्टेबल है उसका हाइड्रोजनेशन मुश्किल होगा, तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। 10 के बाद कौन सा आएगा? 5 वाला, तो C आ गया। फिर कौन सा आ गया? A। और जो सबसे कम स्टेबल एल्कीन है उसमें सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। एक देखो बच्चे, ये है, ये CH3 और HH, ये H CH3 H, ये CH3 और यहां पर भी H लगाइए ये, और एक आ गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो 1 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन में कौन सी वाली है? ये सिस है और ये क्या है बच्चों? ट्रांस है। और ये 1 ब्यूटीन है। तो आप देखिए 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें देखिए सिर्फ कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हुआ? सी सबसे कम स्टेबल होगा। लेकिन इन दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए हैं। तो आप याद कर लीजिए एक बात, ट्रांस एल्कीन हमेशा क्या होती है?
सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगी, फिर कौन होगा बी, और सबसे कम स्टेबल वो होगी। तो डेल्टा एच का आंसर क्या हो जाएगा, सी बी ए। सी सबसे कम स्टेबल तो सबसे ज्यादा हीट अवॉइडेंस, बीच में आया, ट्रांस सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसे। तो इस तरह से कोई भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करके उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप चेक कर पाएंगे। आराम से करिए। लास्ट टॉपिक है इसका एक, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में देखो बच्चों, ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दिया मैंने। हीट ऑफ कंबशन आप समझते हैं ना, जो थर्मोकेमिस्ट्री में अपन ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है, तो आप देख लीजिए वापस वीडियो। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो जितनी हीट रिलीज होती है दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो ये भी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे देखो, एप्लीकेबल फॉर ऑल द आइसोमर्स, वो नॉन आइसोमर्स के लिए थी, ये आइसोमर्स के लिए है, सभी आइसोमर्स पे एप्लीकेबल है। और क्या लिखेंगे, एप्लीकेबल फॉर, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन आइसोमर्स, नॉन आइसोमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें क्या आएगा, एप्लीकेबल फॉर ऑल द होमोलोगस सीरीज, नॉन आइसोमर्स तो नहीं है, होमोलोगस सीरीज होती है जिसमें से एल्केन 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 है, या फिर एल्कीन 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 है, उन सब पे एप्लीकेबल है। ठीक, मोर द कार्बन्स मोर द हीट ऑफ कंबशन, ये एक अलग पॉइंट है। जैसे कार्बन का नंबर ही हो गया अलग, जैसे अपन बात करें, इसका एक एग्जांपल तो यही देता हूं, ये 6 कार्बन है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3। तो इनमें ये नहीं देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कुछ नहीं है। इसमें तो 6 कार्बन है, 5 है, 4 है। एल्केन भी जैसे देखेंगे अपन, ज्यादा कार्बन का होगा, कम कार्बन का होगा, तो उनके अंदर सीधा सा है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना एंथैल्पी ऑफ कंबशन उतना ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब क्या बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल फॉर ऑल द आइसोमर्स, ऐसे आया। तो इसमें कोई एग्जांपल और दे देते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिया, यही एल्कीन ले लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरी एल्कीन मैंने वही लिए वापस, ट्रांस ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, C मैंने लिया है इसको सिस लेंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहां H है, तो यहां CH3 कर दीजिए और यहां HH कर दीजिए, राइट। और D एक और चलो लेता हूं मैं, आइसोब्यूटाइलिन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और एक CH3 यहां, ये लिया है बच्चों। ये सब के सब आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स पे एप्लीकेबल है हमने कहा। तो इनमें कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, तो इसमें देखो बच्चे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और ये कौन सा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है। एल्कीन की स्टेबिलिटी हमने बताया था, ए सबसे कम स्टेबल होगा, और सिस और ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो याद कर लेना, आइसोब्यूटाइलिन जो होता है इन इस कैटेगरी में, ब्यूटीन वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मैं रीजन बताता हूं अभी। तो यहां क्या आ गया, बी, नहीं बी नहीं आएगा, बी तो ट्रांस है, सिस वाला आएगा सी, फिर कौन आएगा, बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या होगा, सब आइसोमर पे एप्लीकेबल है, तो ए सी बी और डी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, कंपटीशन का फेवरेट एग्जांपल है ये। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन वैसे तो एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब आएगा, मैं फिर ही बता देता हूं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें, 6 इसमें। तो आइसोब्यूटाइलिन में जब आप बात करेंगे तो देखो बच्चे, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा ही देता हूं आपको। ऐसे होगा तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, यहां आएगा, तो किस तरह का एनायन बनेगा, ये माइनस, ये CH3, यहां डबल बॉन्ड आए हैं, और ये HSO3, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये एक एनायन बना है। इस एनायन में ये कौन सा एनायन बना है, 1 डिग्री एनायन बना है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इसमें 1 डिग्री एनायन बना है, जबकि इनकी जब हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे
तो यहाँ क्या होगा, ये CH3 का H पार्टिसिपेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये माइनस जो आएगा इसमें जब बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटेन ये होता है। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराएंगे अपन, तो बच्चे क्या होगा, यहां H कम होगा तो इस पे माइनस आएगा और यहां पर ये CH2 एक H प्लस ऐसा दिखाएंगे। तो ये कौन सा एनायन बनेगा, 2 डिग्री। तो 2 ब्यूटेन के हाइपर कॉन्जुगेशन से 2 डिग्री एनायन बनेगा, जबकि आइसोब्यूटाइलिन के हाइपर कॉन्जुगेशन से 1 डिग्री एनायन बनेगा। और एनायन के केस में हमेशा क्या होता है, 1 डिग्री एनायन हमेशा 2 डिग्री एनायन से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई आइसोब्यूटाइलिन इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन अमंग दीज। तो स्टेबिलिटी का देख लिया, उसका उल्टा आंसर हो गया कंबशन का। ठीक है, कंबशन और हाइपर हाइड्रोजनेशन में लगा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, तभी लगता था जब सेम प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें सभी आइसोमर्स के लिए लगेगा और कार्बन का नंबर बढ़ने से कंबशन बढ़ेगा, ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक नॉर्मल सा इफेक्ट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, ये एक अनस्टेबल इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। ये हमेशा किसी स्पीसीज को जो अटैक करता है उसकी प्रेजेंस में डेवलप होता है। ठीक है, 2 तरह का है, जैसे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तो बात कब करें, जैसे इस तरह का होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर जैसे HBr का अटैक कराए हम, तो इसमें कौन अटैक कर रहा है, ये H प्लस पहले, तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ये इस तरह से हो जाता है, ये माइनस चार्ज इस साइड शिफ्ट होता है और यहाँ प्लस आएगा, और माइनस जहां आएगा वहीं पर H जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, CH3 CH, और यहां पर भी क्या CH3, और ये प्लस यहाँ आ जाता है। तो इसको तो बोलते हैं प्लस ई, जिसमें क्या होगा, जिस साइड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उस पर ही जो नया अटैकिंग ग्रुप है वो अटैक करे। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये होता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी एक, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये चार्ज तो इस साइड ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन NU कहां जा रहा है, इस पर, मतलब जिस साइड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसके अपोजिट वाले एटम पर अटैकिंग ग्रुप आता है, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ई। बहुत कम काम आएगा और एक टेम्परेरी इंपैक्ट है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस दिए मैंने आपके लिए, आपको बताना है किसमें CO बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी है, फिर आपको बताना है कौन एरोमेटिक है, फिर एक आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर आपको बताना है C2 और C3 के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है, और लास्ट में फिर वापस वैसा ही क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक है। तो जो आज पढ़ा है उसी के बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस है, और पक्का बेटा 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं, तो अच्छे से पढ़ के रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बताइए आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब चीजों को जो मैंने आज बताया उनको अगर आपने सीख के एग्जाम्पल स्टार्ट किए तो कहीं भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।